आज है 17 सितंबर बुधवार का दिन। नमस्कार। हरकारा के इस ऑडियो अंक में आपका स्वागत है। हरकारा लेकर आया है आज के न्यूज़लेटर का पॉडकास्ट, जिसे आपके लिए तैयार किया है निधीश त्यागी के साथ राजेश चतुर्वेदी, गौरव नौरियाल और फलक अफशान ने। जिन खबरों का जिक्र हम यहाँ कर रहे हैं, उनके लिंक्स और विस्तृत जानकारी मूल न्यूज़लेटर में है। सुनिए ऑटोमेटेड आवाज़ में। हरकारा यानी हिंदी भाषियों के लिए क्यूरेटेड न्यूज़लेटर। ज़रूरी खबरें और विश्लेषण, शोर कम, रोशनी ज़्यादा। आज हम बात करेंगे प्रधानमंत्री मोदी के 75वें जन्मदिन और उनके रिटायरमेंट की अटकलों पर, जिससे पूरे सिस्टम में हलचल मच सकती है। जानेंगे कि कैसे अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने पीएम मोदी को जन्मदिन पर फ़ोन किया और यूक्रेन पर क्या बात हुई। पंजाब में बाढ़ प्रभावित इलाके में रोके जाने पर राहुल गांधी पुलिस से क्यों भिड़ गए, और गुजरात के विकास मॉडल पर सवाल उठाती उस दर्दनाक घटना के बारे में, जहां सड़क न होने से एक गर्भवती महिला ने रास्ते में ही दम तोड़ दिया। साथ ही सीमा पर तनाव के बीच भारत पाकिस्तान क्रिकेट मैच की सियासत, यूपी में एक ही घर के पते पर मिले 4000 से ज्यादा वोटर, और अदानी समूह पर रिपोर्टिंग करने वाले 138 यूट्यूब वीडियो हटाने के सरकारी आदेश पर भी होगी चर्चा। चलिए शुरू करते हैं आज की खबरें। मोदी एट 75, रिटायरमेंट पर कुछ सोचा। वरिष्ठ पत्रकार श्रवण गर्ग आज हरकारा न्यूज़लेटर में प्रकाशित अपने एक लेख में प्रधानमंत्री मोदी के 75वें जन्मदिन के मौके पर एक दिलचस्प सवाल उठाते हैं। वे लिखते हैं कि मोदी जी शतायु हों और जब भी रिटायर हों, ऐसे ही लोकप्रिय बने रहें। लेकिन अगर वो अपने 75वें जन्मदिन पर अचानक रिटायरमेंट की घोषणा कर दें या सिर्फ संकेत भी दे दें, तो देश में हड़कंप मच जाएगा। उस पूरे सिस्टम की बुनियादें डोलने लगेंगी जिसे उन्होंने अपनी वैश्विक महत्वाकांक्षाओं के खाद पानी से सींचा है। अर्थव्यवस्था, स्टॉक मार्केट, ऊंचे पदों पर बैठे अधिकारी और मुख्यमंत्रियों की सरकारें सब ऐसे हिलने लगेंगी जैसे कोई भूकंप या सुनामी की चेतावनी जारी हो गई हो। हो सकता है कि कुछ अंधभक्त उन्हें ऐसा करने से रोकने के लिए आत्मदाह की धमकियां भी देने लगें। श्रवण गर्ग लिखते हैं कि मोदी ने एक ताकतवर इवेंट मैनेजमेंट की मदद से खुद को जनता के बीच एक आदत, रोजाना की बहस का विषय और नशे में बदल दिया है। उनके मुताबिक, अगर मोहन भागवत ये जानना चाहते हैं कि देश की कितनी जनता पर मोदी और संघ का प्रभाव है, तो उन्हें अपने विश्वस्त स्वयंसेवकों के जरिए एक गुप्त सर्वे करवाना चाहिए, जिसमें यह अफवाह फैलाई जाए कि मोदी जी रिटायरमेंट ले रहे हैं। जनता की पहली प्रतिक्रिया इस खबर को फेक न्यूज़ बताने की होगी। दूसरा सवाल होगा कि मोदी जी ऐसा कैसे कर सकते हैं। तीसरा, कि उनके खिलाफ कौन सा षड्यंत्र हो रहा है। और आखिर में, कि मोदी जी अब क्या करेंगे। उनकी जगह कौन प्रधानमंत्री बनेगा। अगर अमित शाह का नाम लिया जाए, तो क्या जनता स्वीकार करेगी। एक वर्ग ऐसा भी हो सकता है जो कहे कि अपनी विफलताओं को छिपाते हुए उम्र की आड़ में पद छोड़ देना ही उनके लिए सबसे समझदारी का काम होगा। लेख में इंदिरा गांधी का भी जिक्र है, जिन्होंने 1977 में अचानक इमरजेंसी हटाने की घोषणा कर दी थी। तब पूरा विपक्ष और देश सकते में आ गया था। इंदिरा जी अपने ही लगाए आपातकाल से डर गई थीं और चुनाव लड़कर सत्ता में वापस आने का साहस दिखाना चाहती थीं। गर्ग कहते हैं कि हर कोई जानता है कि मोदी जी में इंदिरा गांधी की तरह देश को हैरान करने का साहस नहीं है। ये भी हो सकता है कि अपनी तीसरी पारी में वे चुनावों के जरिए सत्ता में वापसी को लेकर इंदिरा गांधी की तरह आश्वस्त न हो। पिछले एक दशक में मोदी जी का सबसे बड़ा योगदान यही रहा है कि उन्होंने आबादी के एक बड़े हिस्से के बीच अपनी छवि को तंबाकू के गुटखे या पान के चूने की तरह उनकी रोजमर्रा की जरूरत का हिस्सा बना दिया है। दुनिया के किसी भी लोकतांत्रिक देश में ऐसा प्रयोग शायद ही देखने को मिले। जैसे जैसे समय बीत रहा है, दुनिया के राजनीतिक विश्लेषकों के लिए यह समझना मुश्किल होता जा रहा है कि असली मोदी आखिर हैं क्या। ब्रिटेन की लेबर पार्टी के एक नेता एंड्रू एडोनिस ने 4 साल पहले जो सवाल किया था, वह आज और जटिल हो गया है। सवाल था, मोदी किस देश का नेतृत्व कर रहे हैं, भारत का या हिंदू भारत का। वे भारत में लोकतंत्र की रक्षा कर रहे हैं या उसे नष्ट कर रहे हैं। लेख के अंत में श्रवण गर्ग कहते हैं कि इन सवालों को फिलहाल मोदी जी के इस 75वें और अगले जन्मदिन के बीच होने वाली घटनाओं के लिए छोड़ देना चाहिए और उनके शतायु होने की प्रार्थना करनी चाहिए, इस उम्मीद के साथ कि देश के जीवन में कोई दिन तो ऐसा आएगा जब नागरिक उन्हें अपने बीच एक पूर्व प्रधानमंत्री के रूप में भी देख सकेंगे। ये था वरिष्ठ पत्रकार और टिप्पणीकार श्रवण गर्ग के विशेष लेख के खास अंश हरकारा के पाठक और श्रोताओं के लिए। पूरा लेख हमारे न्यूज़लेटर में पढ़िए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को उनके 75वें जन्मदिन पर फोन करने और शुभकामनाएं देने के लिए धन्यवाद दिया है। दोनों नेताओं ने अक्सर अपने व्यक्तिगत तालमेल और दोनों देशों के बीच घनिष्ठ सहयोग पर जोर दिया है। सोमवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में पीएम मोदी ने लिखा, मेरे दोस्त राष्ट्रपति ट्रंप, मेरे 75वें जन्मदिन पर आपके फ़ोन कॉल और हार्दिक शुभकामनाओं के लिए धन्यवाद। आपकी तरह मैं भी भारत अमेरिका साझेदारी को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध हूं।
हम यूक्रेन संघर्ष के शांतिपूर्ण समाधान की दिशा में आपकी पहल का समर्थन करते हैं। ट्रंप ने भी ट्रुथ सोशल पर एक पोस्ट में इस बातचीत का ब्यौरा दिया। उन्होंने पीएम मोदी के नेतृत्व की तारीफ करते हुए लिखा, अभी मेरे दोस्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ एक शानदार फोन कॉल हुई। मैंने उन्हें जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं दी। वह जबरदस्त काम कर रहे हैं। नरेंद्र, रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध खत्म करने पर आपके समर्थन के लिए धन्यवाद। ये प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी का 12वां जन्मदिन है। बीजेपी हर साल इसे खास तरीके से मनाती है। इस साल बीजेपी ने सेवा पखवाड़ा का आयोजन किया है। दिल्ली में, जहां बीजेपी 25 साल बाद सत्ता में लौटी है, सरकार महिला मजदूरों के बच्चों के लिए 500 क्रेच शुरू करेगी। महाराष्ट्र में पार्टी अध्यक्ष ने 15 दिनों में 1 लाख से ज्यादा मोतियाबिंद सर्जरी की घोषणा की है। पीएम मोदी खुद मध्य प्रदेश के धार जिले में स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान का उद्घाटन करेंगे। उधर कांग्रेस नेता राहुल गांधी को सोमवार को पंजाब के गुरदासपुर जिले में भारत पाकिस्तान सीमा पर बाढ़ प्रभावित गांवों का दौरा करने से रोक दिया गया। पुलिस और एनडीआरएफ के जवानों ने सुरक्षा जोखिमों का हवाला देते हुए उन्हें आगे नहीं जाने दिया। राहुल गांधी राज्य के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के दौरे पर हैं। उन्हें बताया गया कि उफनती रावी नदी को नाव से पार करके जीरो लाइन गांवों तक पहुंचना असुरक्षित है। जीरो लाइन गांव वे बस्तियां हैं जो सीमा से सटी हुई हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार पुलिस ने उनके काफिले को मकोरा पत्तन गांव में रोक दिया, जहां से गांधी सीमा के पास तूर गांव जाने के लिए नाव लेने वाले थे। इस पर वहां बहस हो गई। पंजाब कांग्रेस प्रमुख अमरिंदर सिंह राजा वारिंग ने एक वीडियो पोस्ट किया, जिसमें गांधी इस रोक पर सवाल उठाते दिख रहे हैं। उन्होंने नदी के उस पार इशारा करते हुए एक पुलिस अधिकारी से पूछा, आप मुझे बता रहे हैं कि आप मुझे भारतीय क्षेत्र में सुरक्षित नहीं रख सकते? क्या ये भारत नहीं है? अधिकारी ने जवाब दिया, हम हमेशा आपकी सुरक्षा के लिए तैयार हैं। इस पर गांधी ने कहा, क्या आप कह रहे हैं कि विपक्ष का नेता दौरा नहीं कर सकता क्योंकि पंजाब पुलिस सुरक्षा नहीं दे सकती? राजा वारिंग ने पंजाब की आम आदमी पार्टी सरकार की आलोचना करते हुए दावा किया कि कांग्रेस नेताओं को रोकने के लिए भारी पुलिस बल तैनात किया गया था। वहीं बीजेपी के अमित मालवीय ने राहुल गांधी पर नौटंकी करने का आरोप लगाया। गुजरात के छोटा उदयपुर में एक 35 वर्षीय गर्भवती महिला की मौत हो गई, क्योंकि उसके गांव में सड़क न होने के कारण उसे 5 किलोमीटर तक कपड़े की झोली में उठाकर ले जाना पड़ा। छोटा उदयपुर के आदिवासी इलाके में ये दिल दहला देने वाली त्रासदी हुई है, जिसने गुजरात में विकास की खाई को एक बार फिर उजागर कर दिया है। तुरखेड़ा गांव के खैरी फलिया की रहने वाली इस गर्भवती महिला को सोमवार शाम करीब 4 बजे गंभीर प्रसव पीड़ा शुरू हुई। गांव तक कोई गाड़ी नहीं पहुंच सकती थी, इसलिए परिवार के लोगों ने उसे कपड़े की झोली में डाला और उबड़-खाबड़ रास्तों से 5 किलोमीटर तक अपने कंधों पर उठाकर ले गए। एक दर्दनाक सफर के बाद वे एक ऐसी जगह पहुंचे, जहां से 108 एम्बुलेंस उसे ले जा सकती थी। उसे पहले क्वाट, फिर छोटा उदयपुर ले जाया गया, लेकिन रास्ते में ही उसने दम तोड़ दिया। बच्ची बच गई, लेकिन मां अपने पीछे 4 छोटी बेटियों को छोड़ गई। यह उसकी 5वीं डिलीवरी थी। तुरखेड़ा गांव, जिसे अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए छोटा उदयपुर का ऊटी भी कहा जाता है, आज़ादी के 78 साल बाद भी अंदरूनी सड़कों से महरूम है। भारत पाकिस्तान क्रिकेट त्रासदी और तमाशा। अब बात भारत पाकिस्तान क्रिकेट की, जिसे लेकर सुशांत सिंह ने एक दिलचस्प विश्लेषण लिखा है। वे कहते हैं कि एक तरफ जंग जारी है और दूसरी तरफ क्रिकेट भी। मई 2025 में पाकिस्तान के साथ 88 घंटे के सैन्य टकराव को खत्म करने वाले युद्धविराम के कुछ ही दिनों बाद प्रधानमंत्री मोदी ने घोषणा की थी कि भारत ने अपने सैन्य अभियान पर केवल विराम लगाया है। गृह मंत्री अमित शाह ने भी धमकी दी थी कि पाकिस्तान को उस पानी से वंचित कर दिया जाएगा जो वो अनुचित तरीके से हासिल कर रहा है। फिर भी इस सैन्य टकराव के मुश्किल से 4 महीने बाद वही सरकार अपनी क्रिकेट टीम को दुबई में अपने कट्टर दुश्मन का सामना करने की अनुमति देती है। यह विरोधाभास तब और गहरा हो जाता है जब हम अमित शाह के क्रिकेट संबंधों पर विचार करते हैं। शाह गुजरात क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष थे और उनके बेटे जय शाह आज आईसीसी के चेयरमैन हैं। ये दिखाता है कि कैसे ये खेल मोदी की हिंदुत्व राजनीति से जुड़ गया है। भारत में विपक्षी नेताओं ने इस पाखंड पर सवाल उठाए हैं। एक सांसद ने कहा, पहलगाम में 26 महिलाओं की मांग से सिंदूर पोंछ दिया गया। प्रधानमंत्री ने छाती पीटने वाला नाटक किया। अब क्यों नहीं? क्योंकि इसमें जय शाह का हित है। सुशांत सिंह लिखते हैं कि मोदी और शाह के तीखे बयानों के बावजूद भारत पाकिस्तान के साथ राजनयिक संबंध बनाए रखता है। अगर पाकिस्तान से दुश्मनी वास्तविक होती तो कोई क्रिकेट मैच संभव नहीं होता। इसका होना राजनीतिक बयानबाजी और असल रणनीति के बीच की खाई को दिखाता है। उनका विश्लेषण कहता है कि भारत और पाकिस्तान के बीच क्रिकेट अब सिर्फ खेल नहीं रह गया है,
यह वाघा बॉर्डर पर होने वाले समारोह की तरह एक सुनियोजित अति राष्ट्रवादी रंगमंच बन गया है। मोदी सरकार को यकीन है कि पाकिस्तानी क्रिकेट टीम, जो इस समय प्रशासनिक उथल पुथल से गुजर रही है, आसानी से हार जाएगी। पाकिस्तानी क्रिकेट ने पिछले 3 सालों में 4 पीसीबी अध्यक्ष, 8 कोच, 4 कप्तान और 26 चयनकर्ता देखे हैं। क्रिकेट के मैदान पर पाकिस्तान के खिलाफ एक आसान जीत एक गहरा राष्ट्रवादी उत्साह पैदा करती है। ये हिंदुत्व विचारधारा के पैरोकारों को क्रिकेट की सफलता को मोदी के नेतृत्व में हिंदू वर्चस्व की पुष्टि के रूप में पेश करने का मौका देती है। यूपी के एक ही घर में 4,271 वोटर। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने मंगलवार को उत्तर प्रदेश की वोटर लिस्ट में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी का आरोप लगाया है। उन्होंने दावा किया कि महोबा जिले में एक ही घर के पते पर 4,271 मतदाता रजिस्टर्ड पाए गए हैं। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में सिंह ने कहा, आज मुझे एक और मामला मिला है जहां एक ही घर में 4,271 मतदाता दर्ज हैं। अगर एक ही घर में इतने वोट हैं तो उस परिवार में लगभग 12,000 सदस्य होने चाहिए। सिंह ने दावा किया कि उस गांव में कुल मतदाता ही लगभग 16,000 हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि उत्तर प्रदेश में वोट चोरी, बीजेपी और चुनाव आयोग की मिलीभगत से हो रही है। छत्तीसगढ़ शराब घोटाला, एड का दावा, पूर्व सीएम के बेटे ने संभाले थे 1,000 करोड़। प्रवर्तन निदेशालय एड ने सोमवार को 2,161 करोड़ रुपए के छत्तीसगढ़ शराब घोटाले में अपनी सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल की है। इसमें एजेंसी ने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल पर घोटाले की कमाई से 1,000 करोड़ रुपए व्यक्तिगत रूप से संभालने का आरोप लगाया है। ईडी का कहना है कि चैतन्य बघेल ने सिंडिकेट के साथ मिलकर अपराध की कमाई को छिपाने और इस्तेमाल करने में जानबूझकर मदद की। पीएमओ की सलाहकार बन आला अफसर की पत्नी से 1.3 करोड़ की ठगी। एक ठग महिला, जिसे पिछले साल प्रधानमंत्री कार्यालय पीएमओ में राष्ट्रीय सलाहकार बताकर धोखाधड़ी करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था, से जुड़े मामले में एक नया खुलासा हुआ है। पता चला है कि उसके एक बैंक खाते में पुणे की एक फर्म से 1.3 करोड़ रुपये आए थे। ये फर्म महाराष्ट्र सरकार के एक वरिष्ठ अधिकारी की पत्नी चलाती हैं। फर्म की मालिक अनुप्रिता सोलंकी ने पुलिस को दिए बयान में कहा है कि उन्हें इस मामले में किसी के खिलाफ कोई शिकायत नहीं है। वहीं उनके पति और राज्य के समाज कल्याण विभाग के क्षेत्रीय उपायुक्त बालासाहेब सोलंकी ने कहा, मेरा इस मामले से कोई लेना देना नहीं है। जांच अधिकारी के मुताबिक धोखाधड़ी की कुल रकम लगभग 50 करोड़ रुपये है। पुलिस ने आरोपी महिला कश्मीरा के पास से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के हस्ताक्षर वाले जाली पत्र भी बरामद किए थे। ड्रोन से ड्रग्स, भारत पाक सीमा पर 3 साल में 3 से 179 हुए मामले। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो एनसीबी की मंगलवार को जारी वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार पंजाब में भारत पाकिस्तान सीमा पर ड्रोन से ड्रग्स गिराने की घटनाओं में भारी बढ़ोतरी हुई है। 2021 में ऐसे केवल 3 मामले थे, जो 2024 में बढ़कर 179 हो गए। अदानी पर रिपोर्टिंग से चुप कराने की कोशिश, 138 यूट्यूब वीडियो हटाने का आदेश। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने रवीश कुमार, ध्रुव राठी, न्यूज लॉन्ड्री, द वायर समेत कई पत्रकारों, मीडिया घरानों और कंटेंट क्रिएटर्स को टेकडाउन नोटिस जारी किए हैं। इस निर्देश में अदानी एंटरप्राइजेज द्वारा दायर मानहानि के एक मामले में दिल्ली की एक अदालत के गैग ऑर्डर का हवाला दिया गया है। नोटिस में 138 यूट्यूब लिंक और 83 इंस्टाग्राम पोस्ट हटाने को कहा गया है। अकेले न्यूज लॉन्ड्री को अपने यूट्यूब चैनल से 42 वीडियो हटाने के लिए कहा गया है। हटाई जाने वाली सामग्री में सिर्फ खोजी कहानियां ही नहीं, बल्कि व्यंग्य और मजाकिया इंटरव्यू भी शामिल हैं। कूनो में एक और मादा चीता की मौत। मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में सोमवार को 20 महीने की एक और मादा चीता मृत पाई गई। वन विभाग के एक अधिकारी ने बताया कि अफ्रीकी चीता ज्वाला से जन्मी इस मादा चीता का शव शाम को मिला और शक है कि वो तेंदुए के हमले में मारी गई। इस मौत के साथ ही कूनो में अब कुल 25 चीते बचे हैं, जिनमें 16 भारत में जन्मे चीते शामिल हैं। असम में एक महिला सिविल सेवा अधिकारी नूपुर बोरा के घर से 92 लाख रुपए कैश और सोना बरामद हुआ है। मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा कि वो हिंदुओं की जमीन मुसलमानों को बेचकर लाभ कमाने के आरोप में निगरानी में थी। महाराष्ट्र में भारी बारिश से 42 लाख एकड़ से ज्यादा की फसलें बर्बाद हो गई हैं। नांदेड़ जिला सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ है। देहरादून में बादल फटने और भारी बारिश से आई बाढ़ और भूस्खलन में कम से कम 13 लोगों की मौत हो गई है और 16 लोग लापता हैं। और अंत में, दुनिया के सबसे तेज धावक उसेन बोल्ट ने माना है कि रिटायरमेंट के बाद अब सीढ़ियां चढ़ते हुए उनकी सांस फूल जाती है। 39 साल के बोल्ट, जिनके नाम आज भी 100 मीटर और 200 मीटर का विश्व रिकॉर्ड है, ने कहा कि अब वो दौड़ते नहीं हैं, बल्कि ज्यादातर जिम में वर्कआउट करते हैं। उन्होंने मजाक में कहा कि शायद उनकी पीढ़ी के धावक मौजूदा पीढ़ी से ज्यादा टैलेंटेड थे।
आज के लिए इतना ही। हमें अपनी प्रतिक्रिया और सुझाव ज़रूर बताएं। आप हरकारा को व्हाट्सएप, लिंक्डइन, इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब, स्पॉटिफाई और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। मिलेंगे हरकारा के अगले अंक में। धन्यवाद। जीते हैं यहाँ दुनिया को धोखा देकर। आज की ताजा खबर, आज की ताजा खबर, आज की ताजा खबर। आओ काका जी इधर, आओ मामा जी इधर, सुनो दुनिया।